तो वेलकम है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप बोलिएगा आज तो आप अपने कार्टून का वीडियो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, कार्टून लगाइएगा क्या? नहीं, क्लास नहीं होगा आज? होगा होगा। देखिए, आज हम लोग जानेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पढ़ना क्यों है, ठीक है, और इसका रियल लाइफ में यूज जानेंगे कि भाई इसे हम अपने जीवन में क्यों पढ़ेंगे। एग्ज़ाम तो पास करना है, मानते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन इसमें हमारा जीवन का क्या उपयोग है, जीवन में क्या महत्व है, वो चीज़ भी थोड़ा सा जान लेंगे, ठीक है। इसलिए मैं कुछ चित्रों को लाया हूँ। देखिए दोस्तों, चैप्टर का जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास। अब देखिए, ये जो हमारे पृथ्वी है, सबको मालूम है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके वजह से ओजोन परत भी क्षय हो रहा है, और कुल मिला के हानि किसको पहुंच रही है? पृथ्वी को। और पृथ्वी में कौन रहता है? तो विश्व के सभी देशों के लोग रहते हैं, कोई एक देश का आदमी नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए इस पृथ्वी को हम सबको मिल के बचाना होगा, ठीक है। तो क्या केवल भारत के नागरिक बचा पाएंगे? नहीं, पूरे विश्व के लोगों को मिल के जोर लगाना होगा, तभी बचा पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिया है कि यहाँ पे ग्लोबल सिटीजन बोला गया है। ग्लोबल सिटीजनशिप मतलब वैश्विक नागरिक। हम किसके नागरिक की तरह सोचेंगे यहाँ पे? विश्व का नागरिक की तरह, केवल भारत का नागरिक की तरह नहीं, ठीक है। जब अपने देश की बात होती है तब हम लोग भारत का नागरिक बनते हैं, लेकिन जब विश्व की बात होती है तब हमें विश्व का नागरिक बनना पड़ेगा, ठीक है, वैश्विक नागरिक। और इसी के थ्रू हमको जानना है कि पृथ्वी में कौन कौन से वह तरीके हैं जिसके थ्रू हम पृथ्वी को सेफ रख सकें, सुरक्षित रख सकें, ठीक है, आने वाले फ्यूचर के लिए भी। समझ गए? यही है इस सब्जेक्ट का पढ़ने का उद्देश्य कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है, सेफ रख सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। वैश्विक नागरिक, नागरिक मतलब होता है निवासी, ठीक है। नागरिक मतलब क्या होता है? निवासी। जैसे बोलता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मतलब मैं भारत का निवासी हूँ। वैश्विक नागरिक मतलब मैं विश्व का नागरिक हूँ, यानी मैं विश्व का निवासी हूँ, ठीक है, और उसी के बारे में शिक्षा लूँगा। और धारणीय विकास मतलब होता है कि ऐसा विकास जिससे हमारा भी विकास हो और आने वाले जो हमारे फ्यूचर में जो हमारे जनरेशन रहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, उसको भी कोई क्षति ना पहुँचे, ठीक है। समझ गए? इसी को कहते हैं धारणीय विकास या सतत विकास। अब चलिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं, फिर भी कुछ टॉपिक हैं जिसको मुझे अभी भी कवर करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है, इसमें पूछा गया है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों, विश्व जल दिवस, जल को सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, कम खर्च करने के लिए जल को, और उचित रूप से यूज करने के लिए हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि मतलब क्या होता है? कि वैसा भूमि जहाँ पे जल की नमी पाई जाती है, ठीक है, वैसे भूमि को हमें बचाना है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, उसे 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जल दिवस 22 मार्च, आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सतत विकास लक्ष्य को निम्न में से किस वर्ष तक हासिल किया जाना है, ठीक है। तो सतत विकास जो लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हमें जो है सतत विकास हासिल कर लेना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर जी हैं, जो कि एक IAS अधिकारी थे, और इन्होंने अपना IAS का पोस्ट भी छोड़ दिया इसलिए, ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी को बचाना है। मतलब फिर बोले इसमें छोड़ना क्या क्या ज़रूरत पड़ा? नहीं, ज़रूरत पड़ा। वे देखिए, होता है ना कि ड्यूटी में रह के आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं। ड्यूटी आपके हाथ पाँव बांध देता है। सरकारी नौकरी आपको पैसा देगा, लेकिन आपके हाथ पाँव बांध देगा, ठीक है। बहुत ऐसे काम है जो आपको करने नहीं देगा। इसलिए मेघा पाटेकर ने जो है अपना IAS का पद छोड़ दिया और नर्मदा बचाओ आंदोलन पे कूद पड़ी, ठीक है। नर्मदा नदी, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, और क्या बोलेंगे, नर्मदा काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि COP27, ठीक है, COP27 की बैठक कहाँ हुई? अब ये COP क्या है? चाय का कप? नहीं यार, COP एक जो है संगठन है, ठीक है। और इसकी जो बैठक हुई 27 COP27 की बैठक कहाँ हुई? तो दोस्तों, इसकी बैठक जो हुई वह हुई है मिस्र में, ठीक है। मिस्र, इजिप्ट नाम सुने हैं ना?
मिस्र, इजिप्ट, और यहीं पे मम्मी पाया जाता है। मम्मी क्या है तो पिरामिड वगैरह का नाम सुने, मिस्र का पिरामिड, ठीक है, वही सब पिरामिड में आदमियों को रखा जाता है बांध के कपड़े से, उसी को मम्मी कहा जाता है। आप लोग यही सब सर्च मारिएगा तब ना, मोबाइल में आलतू फालतू चीज़ें देखते हैं। आलतू फालतू चीज़ें देखिए, लेकिन बहुत कम टाइम, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। जो एडिशनल टाइम है आपको यही सब नॉलेजेबल चीज़ें सर्च करना चाहिए कि मम्मी क्या है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से किसे जैव मंडल में शामिल किया गया है, ठीक है। जैव मंडल में दोस्तों किसको शामिल किया गया है, देखिए हमारा पृथ्वी जो है 3 मंडलों से मिलकर बना है। पहला है जल मंडल जिसमें जल पाया जाता है, दूसरा है स्थल मंडल, ठीक है, जिसमें जमीन पाया जाता है, और तीसरा है वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल, जिसमें वायु पाई जाती है, ठीक है। अब जो जैव मंडल है जहाँ पे जीवन पाया जाता है, जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग किस मंडल में रहते हैं, स्थल मंडल में नहीं, हम लोग जैव मंडल में रहते हैं। और ये तीनों का मिला जुला रूप को जैव मंडल कहा जाता है, जिसमें जल मंडल भी पाया जाता है, स्थल मंडल भी पाया जाता है, और वायुमंडल भी पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें तीनों की आवश्यकता है, जल की भी आवश्यकता है, स्थल की भी आवश्यकता है, स्थल मतलब जमीन, और वायु की भी आवश्यकता है, ठीक है। तो जैव मंडल जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोला जाता है, ठीक है, ये तीनों से मिलकर बनता है, 3 मंडलों से मिलकर जैव मंडल बनता है, ठीक है। कौन कौन, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आता होगा। नेक्स्ट है हमारा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। निःशुल्क मतलब कोई शुल्क नहीं लगेगा, और अनिवार्य मतलब कंपलसरी है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 5 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कब से लागू हो गया दोस्तों, तो यह जो है 2010 से लागू हो गया, ठीक है। और इसमें आपका 1 से 8 तक की पढ़ाई मुफ्त कराई जाती है, क्लास 1 to 8। अब तो 9 10 भी फ्री में होने लगा, ठीक है। 11 12 भी पूरा, जहाँ तक पढ़ना है पढ़िए ना भाई, स्कॉलरशिप तो मिल ही जाता है ना। पढ़िए और अपने लाइफ में कुछ बेटर परफॉर्म कीजिए, जिससे विश्व को कुछ मिल सके। ऐसा नहीं कि क्यों पढ़ते हैं भाई, तो नौकरी के लिए, नौकरी क्या, नौकरी करके क्या कीजिएगा, तो यार शादी करेंगे और क्या ये नहीं कि मैं विश्व में कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा ताकि इस विश्व का भी भला हो, ठीक है, कुछ इन्वेंस करूँगा, नहीं। आदमी बोलता है अपना लाभ देखता है ना चलिए, अपना लाभ देखिए, लेकिन अपना लाभ में ही जो है हमारा समाज का हित छिपा होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन है 1997 में आयोजित हुआ। कब, 1997 को आयोजित हुआ क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आगे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। देखिए दोस्तों, अब डॉप्सन इकाई क्या है, ठीक है। तो देखिए डॉप्सन एक वैज्ञानिक है और उन्होंने एक यूनिट खोज किया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत सारा थर्मामीटर है जिसमें तापमान मापा जाता है, ठीक है। तो डॉप्सन इकाई एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसा मशीन है जो कि ओजोन परत की मोटाई को मापता है कि ओजोन परत कितना मोटा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ओजोन परत की, ओजोन लेयर की सांद्रता को मापता है, चाहे ओजोन परत की मोटाई को मापता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा से नहीं लिख पाया है। ओजोन परत की मोटाई को मापने का एक मशीन है जिसको हम लोग डॉप्सन इकाई बोलते हैं, ठीक है। डॉप्सन यूनिट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, 1952 1952 का ग्रेट स्मॉग निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। अब देखिए ग्रेट स्मॉग क्या है। स्मॉग मतलब समझ लीजिए सिंपली आप धुआं या कोहरा, ठीक है, धुआं या कोहरा, धुआं ही समझ लीजिए, ठीक है। तो 1952 में पूरा का पूरा शहर में जो है, पूरा का पूरा शहर कई दिनों तक एकदम धुएं से भर गया था। इसी को बोलते हैं 1952 का ग्रेट स्मॉग। और यह किस शहर में हुआ था, लंदन में, ठीक है इसका नाम भी तो थोड़ा सा अजीब है, गाना भी निकला है ना, क्या गाना था, कि तेरे चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया, तेरे गाय ने इतना दूध दिया गजब गाना था, मतलब बहुत अजीब अजीब आदमी है दुनिया में अजीब अजीब लोग रहते हैं ना। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, तो मैं कॉमेडी बीच बीच में इसीलिए लाता हूँ ताकि आप लोग फ्रेश हो जाएं, ठीक है। तो लंदन में ये जो है ग्रेट स्मॉग हुआ था, क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हो गई थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किससे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत की रक्षा के लिए आयोजित किया गया एक सम्मेलन था, या फिर हम बोल सकते हैं एक मीटिंग था, ठीक है।
तो यह मीटिंग किस लिए बुलाया गया था? ओजोन परत की रक्षा के लिए। और आप सभी को मालूम है कि ओजोन परत जो है अभी छेदा हो चुका है। कहाँ पे छेदा हो चुका है? यह अगर आप अंटार्कटिका जाएंगे तो वहाँ पे यह छेद हो चुका है। ठीक है। और अगर एक बार पड़ गया ना ओजोन परत का जो परावैंगनिक किरण आता है, ठीक है, ओजोन परत रोक के रखा परावैंगनिक किरण को, अगर डायरेक्टली हमारे बॉडी पे पड़ गया तो वहाँ पे त्वचा कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर। स्किन कैंसर कैसा होता है मालूम है? पूरा स्किन जो है ना, चमड़ी निकल जाएगा सब एकदम, मतलब क्या बताएंगे यार, अजीब तरफ से फट जाएगा और वहाँ पे गिरने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा पैंथेरा ओका। पैंथेरा ओका निम्नलिखित में से किस संदर्भित करता है? ठीक है, तो पैंथेरा ओका किसको संदर्भित करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक प्रकार का जानवर है जगुआर जिसको बोलते हैं। अगर आपने खेला होगा कभी मोबाइल वगैरह में, तो जगुआर एक फोटो आता है, बाघ जैसा होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं जगुआर। और ड्रैगन वॉच आप हैं जी, ड्रैगन जो मेला में आता है, ड्रैगन नहीं होगा आता है, ठीक है, वही ड्रैगन, उसी को बोला जाता है पैंथेरा ओका। ठीक है, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम वगैरह वगैरह है। तो उसी तरह से जिस तरह पैंथेरा टिग्रिस वैज्ञानिक नाम है बाघ का, बाघ का है ना, शेर का है जी, बाघ का है, सॉरी, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस है। ठीक है, मटर का पाइसम सेटिवम है, मनुष्य का होमो सेपियंस है। उसी तरह से पैंथेरा ओका जो है ड्रैगन का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम सब याद है आपको? कुछ कुछ मुझे याद है, बाकी मैं भूल भी गया हूँ मुझे भी। नेक्स्ट है हमारा देहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये चीज़ पूछा गया है। तो देहांग दिबांग जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, यह जो है दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 1 किलोमीटर में मात्र 17 गो व्यक्ति रहता है। कितना व्यक्ति? 17 गो व्यक्ति। वहीं दिल्ली में 1 किलोमीटर में 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर के एरिया में 10,000 से ज़्यादा, और यहाँ पे हमारा मात्र 17 गो, इसलिए सबसे कम जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। कब लाया गया? 1986 को। ठीक है, और उस समय जो है प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और उसी के तहत एक व्यक्ति थे कैलाश सांखल। क्या नाम था? कैलाश सांखल, जिसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश, मैं हो सकता है हिंदी से गलत लिख रहा हूँ, तालिब से लगेगा, कैलाश सांखल। ठीक है, तो कैलाश सांखल जी जो थे वह टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, क्योंकि वह जो बहुत बाघों के साथ एकदम घुल मिल गए थे। ठीक है, एक तरह से बाघों की जो होता है ना, देखभाल करते हैं, ठीक है, बकरियों को चराते हैं, उसी तरह से वो बाघों को अपने साथ में लेके घूमते थे। नेक्स्ट है जैविक विविधता। जैविक विविधता अधिनियम 2002 निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया? जैविक विविधता को हटाइए, जैव विविधता याद रखिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 किस सम्मेलन के दायित्वों को पूरा करने के लिए लाया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैविक विविधता पर। ठीक है, किस टॉपिक पर? जैव विविधता पर। एक मिनट, जैव विविधता पूछा गया तो जैव विविधता ही दे दीजिएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया है 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, और इसी से मिला जुला रामसर साइट्स की भी घोषणा की जाती है। रामसर साइट्स का नाम सुने हैं? अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो रामसर साइट्स का नाम जरूर सुने होंगे। नेक्स्ट है विश्व में वायु प्रदूषण का उच्चतम स्रोत है। कहाँ पे है सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का उच्चतम स्रोत? सॉरी, किस क्षेत्र से होता है दोस्तों? ऑटोमोबाइल के क्षेत्र से होता है। ऑटोमोबाइल क्या है? मोबाइल जो हम लोग चलाते हैं? नहीं, ऑटोमोबाइल मतलब होता है वाहन, व्हीकल। इसमें आपका 2 चक्का, 4 चक्का, 6 चक्का, 12 चक्का, जितने भी गाड़ी घोड़ा है, मतलब घोड़ा नहीं, समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को, कि जितने भी गाड़ी हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोमोबाइल प्रदूषण। ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब वाहन। ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा जो है हमारा वायु प्रदूषण होता है। अगला है हमारा जो ताजमहल है, ताजमहल मार्बल से क्यों पीड़ित है? ताजमहल मार्बल कैंसर से क्यों पीड़ित है? देखिए दोस्तों, ताजमहल जो है उसका रंग धीरे धीरे बदल रहा है, और इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड के, ठीक है, अम्ल वर्षा जिसको बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड
का वर्षा हो जाता है, ठीक है, अम्ल वर्षा के कारण, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, SO2 की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसके कारण जो है ताजमहल का रंग धीरे धीरे बदल रहा है। नोट करते चलिएगा अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो, और नहीं तो फिर बाद में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया। जो सतत विकास शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह जो शब्द है इसको सबसे फर्स्ट 1987 में दिया गया, ठीक है, 1987, 1987 में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, की स्थापना राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष की गई। जो संयुक्त राष्ट्र है उस महासभा द्वारा वर्ष 1992 में इसके आयोग की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र आयोग में सतत विकास पर, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना की कब, 1992 में। और इसी टाइम 1992 में सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के मानकों में शामिल नहीं है, ठीक है। तो कौन सतत विकास के मानकों में शामिल नहीं है, देखिए, वहन क्षमता ये शामिल है, इंटर और इंट्रा जनरेशन इक्विटी, ठीक है, ये जो है हमारा शामिल नहीं है। बाकी लैंगिक असमानता और विविधता भी शामिल है, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा बी नंबर इंटर और इंट्रा जनरेशन इक्विलिटी, ठीक है, इक्विटी, ये हमारा शामिल इसमें नहीं है। याद रख जाएगा, इंटर और इंट्रा जनरल, इंटर और इंट्रा, ठीक है, इक्विटी। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं देश के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है, देश के वर्तमान प्रधानमंत्री। अभी कौन है प्रधानमंत्री, जानते ही हैं, मोदी मोदी मोदी। चलिए, जो भी है, पॉलिटिक्स में हमें नहीं उतरना है। और देश जो नीति आयोग होता है इसके एक अध्यक्ष होते हैं, और एक होता है हमारा CEO। कौन होता है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, सी से चीफ इस एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अभी कौन है नीति आयोग के CEO, सुमन बेरी, बी सुमन बेरी इसके अध्यक्ष हैं। और इसका थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं। नीति आयोग, इसके बारे में क्वेश्चन आता है, NITI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक मिनट यार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका हिंदी हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। यह जो किसके स्थान पे आया, तो पहले पंचवर्षीय योजना चलता था, नाम सबको सुने होंगे, पंचवर्षीय योजना, उसी को हटा दिया मोदी ने और नीति आयोग लेते आया, ठीक है, समझ गए। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पे कौन आ गया, नीति आयोग। अब पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई है, 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। इसे थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। इतना चीज़ याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि सेज का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, सेज का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसको बोलते हैं S से स्पेशल, E से इकोनॉमिक और Z से जोन, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। उस स्थान पे किसी विशेष प्रकार का इकोनॉमिक होता है। जैसे भारत का अगर हम बात कर लें, सूरत वगैरह, तो वहाँ पे टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, इसका दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, हम लोग विश्व बैंक को IBRD भी बोलते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC कहाँ है, अमेरिका की राजधानी है वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वैश्विक बाजार, बहुराष्ट्र कंपनी मतलब क्या, वैसे कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में हो, ठीक है, संधि विच्छेद कीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। वैसे कंपनी जो बहुत सारे राष्ट्रों में हो उसे बहुराष्ट्र कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्र कंपनियों ने वैश्विक बाजार में किसकी मदद से प्रवेश किया है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी, मान लीजिए रियलमी की कंपनी है, भारत में चला रही है, वैसे तो चाइनीज कंपनी है, ठीक है, हम सभी मानते हैं। और चाइनीज कंपनी जो हमारे भारत में आ गई, तो वह WTO एक एक्ट है, कानून है, उसी के तहत आती है, ठीक है, WTO एक्ट। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व
व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है, विश्व व्यापार संगठन इसको हम लोग बोलते हैं। और जितने भी देश इसके सदस्य हैं उन सभी देशों में कोई भी कंपनी जाके अपना व्यापार कर सकती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विदेशी व्यापार के लिए प्रतिबंध हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप विदेशी व्यापार कम करना चाहते हैं तो अपना जो है आयात कर बहुत ज़्यादा रख दीजिए, ठीक है। जो इम्पोर्ट टैक्स है इसको आप बहुत ज़्यादा कर दीजिए। जैसे हम बोल देंगे कि अगर आप भारत में बेचिएगा सामान तो हम आप पे 700% टैक्स लगा देंगे। अब मान लीजिए कोई वस्तु का दाम हमारा 100 रुपया है, ठीक है, चाहे मान लेते हैं 10,000 रुपया है, कितना है 10,000 रुपया, हम 700% टैक्स लगा दिए। वो बेचना चाह रहा था हमारा कितना में, 10,000 में। अब इसके 700 टैक्स लगा देंगे 700%, तो वही चीज़ हमारा हो जाएगा यहाँ पे 70,000। ज़्यादा हो जाएगा यार, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई अगर 700 रुपया का चीज़ है, ठीक है, और इसमें 700% का टैक्स नहीं लगता है फिर भी हम मान के चलते हैं 200% का टैक्स लगा दिए, ठीक है, कितना परसेंट, 200%। तो हमारा यही सामान जो है हमारा हो जाएगा 2100-2500 रुपया के आसपास, ठीक है, क्योंकि उसमें 700 और इसका 200% हो जाएगा हमारा 1400। कितना हो जाएगा, 1400, ठीक है। तो 700 और 1400 2100 हो गया। उसके बाद फिर वो अपना बेनिफिट देखेगा, तो मतलब 2500 रुपये के आसपास आ जाएगा 700 का सामान, क्योंकि टैक्स जो हमने उतना लगा दिया है, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए अगर कोई देश अपना सामान आपके देश में ना बेचे, उसलिए टैक्स लगा दीजिए पूरा उस पर। तो टैक्स लगा दीजिएगा तो वो बोलेगा भाग इतना हम आपको टैक्स देंगे तब आपके देश में सामान बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, उससे अच्छा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा पंचमहल स्थित है। तो दोस्तों पंचमहल जो है आगरा की तरह ही बनाया गया है, सॉरी ताजमहल के तर्ज पे बनाया गया है। और यह जो है आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें पूछा गया है कि कबीर की रचनाओं के संकलनों में सबसे प्रसिद्ध किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, उसको हम लोग सभी जानते हैं बीजक के नाम से। बीजक कबीरदास के दोहे पढ़ सुनते हैं, मनवा तो फिरे। चलिए, कबीरदास के दोहे मैं सुनता हूँ, खाली टाइम में गाना लगा देता हूँ कबीरदास की, टिंग 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 टिंग। अगला हमारा, कौन सी मूर्ति कला शैली 3 धर्मों अर्थात हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित है, ठीक है। तो कौन सी मूर्ति कला शैली, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग मथुरा मूर्ति कला शैली। और यह जो है 3 धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से प्रभावित है। और दोस्तों भारत के संविधान में एक एक्ट जोड़ा गया है जिसके तहत जो है हिंदू धर्म के ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और एक सिख धर्म, ये तीनों हिंदू धर्म के ही भाग हैं, ठीक है। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, 325 या कुछ अनुच्छेद है, ठीक है, उसके तहत हिंदू धर्म के ही ये तीनों धर्मों को भारत हिंदू धर्म का ही भाग माना गया है, ठीक है। तो इन तीनों को आप हिंदू धर्म में ही मान लीजिए। ये मथुरा शैली में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जादूपटिया झारखंड की किस जनजाति की चित्रकला शैली है, ठीक है। तो जादूपटिया जो है संथाल की शैली है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो सोहराय हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, काली पूजा के दूसरे दिन। उसमें बरत खुटा भी होता है ना, सोहराय। और जो होता है हम लोग का बैल, उसके सींग पे तेल लगाते हैं और उसके लिए सम्मान में एक त्यौहार भी आयोजित करते हैं, ठीक है, जिसको बरत खुटा बोलते हैं। शाम के टाइम में उसके साथ खेलते हैं। चलिए, आप लोग सब जानते होंगे यार, और नहीं जानते तो जान लीजिए, झारखंड की रीति रिवाज से अवगत हो जाइए। अगला है, केसर ए हिंद एवं संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, केसर ए हिंद और संथालों का देवदूत डॉक्टर कैंपबेल को कहा जाता है, डॉक्टर कैंपबेल, ठीक है। संथालों का देवदूत याद रखिए क्योंकि ज़्यादातर वही पूछता है, डॉक्टर कैंपबेल। नेक्स्ट है हमारा कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा। तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले संथाल विद्रोह को भारत का जन क्रांति कहा, ठीक है। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 में। किसने किसने किया था, सिद्धू कानू मुर्मू, ठीक है, नाम सुने, सिद्धू कानू मुर्मू 2 भाई थे, और उसके साथ चांद और भैरव भी 2 भाई थे, वो भी इनके साथ थे इस लड़ाई में। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है जो लोह कर्मी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्राचीन जनजाति है जो कि लोहा बनाती है और उससे अपना औजार बनाती है, उसको बोलते हैं असुर जनजाति। कौन सी जनजाति, असुर जनजाति।
मैंने आपको बोला था कि अगर आप कभी रांची आएँ तो आप घूमिएगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, सॉरी यार कहाँ बोल देता हूँ, डॉक्टर रामदयाल मुंडा म्यूजियम, ठीक है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा म्यूजियम जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा झारखंड के 32 गो जनजाति का आपको बहुत अच्छे से विवरण मिल जाएगा, उसका काम क्या करती है पूरा डिटेल, ठीक है। मूर्ति बना बना के वहाँ पे दिखाया गया, आंसू आ जाएगा यार, सच बता रहा हूँ कि यार भारत की झारखंड की संस्कृति इतनी है, मतलब क्या बताएं, एकदम लगेगा कि हाँ हम आ गए हैं कहीं पे, एकदम सुकून का दुनिया ठीक है, मतलब इतना अच्छा है देखने में लगता है, क्या बताऊँ। इसलिए मैं बोलता हूँ रांची अगर जाइएगा तो रामदयाल मुंडा म्यूजियम घुस लीजिएगा, रामदयाल मुंडा संग्रहालय, ठीक है। वहाँ पे 3200 जनजाति का आपको चित्र देखने को मिल जाएगा, घर बनाया गया, क्या काम करते थे, मूर्ति बनाया गया सबका, 3200 जनजाति का। नेक्स्ट है हमारा, नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। तो नीली अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय नीति किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस। आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नदियों के सतत विकास के नए मॉडल का क्या नाम है, ठीक है। तो नदियों का जो सतत विकास है, इसके मॉडल को हम लोग क्या नाम दिए हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्थ गंगा, क्या नाम दिए हैं, अर्थ गंगा, ठीक है। नदियों का सतत विकास अर्थ गंगा, और गंगा जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2510 किलोमीटर, ठीक है। और हम लोग का राष्ट्रीय मछली कौन है, डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू करता है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय लागू करता है। इसके तहत 3 महीना का एक कोर्स होता है जो कि आप 10th के बाद या 12th के बाद कर सकते हैं, जिसको हम लोग स्किल इंडिया बोलते हैं, ठीक है। फालतू है एकदम हाँ, मैं गया था एक बार, उस टाइम पे मैं 12th का दिया था, तो सोचा कि चलो घूमते हैं थोड़ा सा, तो वहाँ पे गया था, 3 4 5 महीना रहा था यार। खाना पीना अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कुछ नॉलेज नहीं दिया जाता है, बस ऐसे ही एकदम हॉल जैसा वहाँ पे घुसा देता है, और फिर 10,000 का नौकरी देकर बोलेगा जाओ करो। भाई 10,000 का, उससे अच्छा हम स्वयं कंप्यूटर वगैरह सीख के, या फिर अच्छा अपना थोड़ा सा इंग्लिश सीख के हम उससे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं प्राइवेट जॉब में, ठीक है। चलिए जो भी है अच्छा है, कुछ नहीं होने से अच्छा है तो कि कुछ भी हो जाए, हाँ वो उनके लिए अच्छा है, जो लोग बेंगलोर जाना चाहते हैं ना, वो उनके लिए बेटर है। नेक्स्ट है हमारा, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है, ठीक है। तो ई ग्राम यानी कि ऑनलाइन, जब भी ई की बात आए तो आपको ऑनलाइन, ऑनलाइन ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है दोस्तों, तो यह जो है लाता है पंचायती राज मंत्रालय, कौन, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। और भारत में सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ, तो सबसे पहले पंचायती राज। अगला है हमारा, बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है, ठीक है। तो बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा किस पहल का एक हिस्सा है, राइट आंसर हो जाएगा देखो अपना देश, देखो अपना देश, यह पहल है, मोटो है, याद रख लीजिएगा, देखो अपना देश, ठीक है। किस पहल का हिस्सा है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर यात्रा। और हाँ, आप सभी को क्या बोलते हैं, शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अगर फास्टिंग किए हैं तो ज़रूर जाइए भोले बाबा पे जल चढ़ाइए और बोलिएगा यार कि बाबा हमको मार्ग दिखाइए, जो ये उम्र दिए हैं इसका मैं सही उपयोग कर सकूं 20 से 30 साल का, और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकूं, इसका गलत उपयोग ना करूं इस उम्र का, ठीक है। मैं इसका विश्व हित के काम में ला पाऊँ, कम से कम विश्व हित नहीं तो अपना हित तो कर सकूँ, और अपने अपना परिवार का, ठीक है। गलत मार्ग में ना चलूँ, रॉन्ग डायरेक्शन में ना भटक जाऊँ, ऐसा बोलिए। और जितने भी इस्लाम धर्म के हैं उन सभी को ईद मुबारक। आई होप कि आप लोग रोज़ा रखना शुरू कर दिए होंगे, और कोशिश कीजिएगा कि फुल रोज़ा रखिए। आप लोग इस उम्र में हैं, इस स्टेज में अगर नहीं कर पाइएगा, हम लोग जिस स्टेज में हैं, ठीक है, यह हमारा यूथ का है, युवा का है, और इस उम्र में अगर रोज़ा नहीं रखिएगा तो फिर क्या बुढ़ाने के बाद रखिएगा। चलिए ईद मुबारक और शिवरात्रि भी मुबारक। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मैं सभी धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं दूसरे धर्म को बेइज्जत करता हूँ, सच बता रहा हूँ, वो लोग अपने धर्म को नहीं जानते हैं, क्योंकि विश्व जो है एकेश्वरवाद पे चलता है।
और वही सबसे अच्छी नीति है कि हम आपका सम्मान करें, आप भी हमारा सम्मान करें। ठीक है, चलिए मैं ऐसी नीति का पालन करता हूँ। बाकी आप लोग क्या करते हैं? आपका प्रत्येक व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है यार, जितना भी मैं थोड़ा बहुत जाना हूँ गीता से। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में व्यसन मुक्त अभियान शुरू किया है? तो भारत की राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और किस राज्य में व्यसन मुक्त अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है? नवीन पटनायक जी हैं इसके सीएम, और राजधानी क्या है ओडिशा की? भुवनेश्वर। ठीक है, और ओडिशा की पुरानी राजधानी है कटक। मैं एक बार रेलवे की परीक्षा देने गया था कटक यार, लेकिन वहाँ के लोग ना गाइड नहीं कर रहे थे, झारखंडी था मैं, तो मंदिर में सोया हुआ था ना, पानी अचानक से मार दिया। और पुजारी भी पूछा नहीं एक बार, बोले ये कम से कम बता दीजिए बाबा कि एक बार उठना है यार। चलिए जो भी है, इसलिए आप लोग आउट ऑफ स्टेट जाइएगा ना तो बहुत संभल के रहिएगा, कोई आपको हमदर्दी नहीं दिखाएगा। किस राज्य सरकार ने 24/7 यानी कि 2400 घंटा 7 दिन साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र की घोषणा की है? ठीक है, तो कर्नाटक साइबर है, और कर्नाटक साइबर सेल ने मेरा 13,000 रुपया ढाँप लिया है अभी तक। चलिए, फ्रॉड में लगा दिया है मेरा भी 13,000। 1,000 रुपया कोई दोस्त भेजा और बोल रहा है कि आपका फ्रॉड का ट्रांजैक्शन हुआ, इसलिए हम आपका पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, स्वदेश दर्शन योजना किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? स्वदेश दर्शन योजना, ठीक है, यानी कि अपना देश को, स्वदेश मतलब अपना देश को पूरा का पूरा घूमना। ठीक है, अपना देश पूरा का पूरा घूमना है। यह जो है किस मंत्रालय का पहल है दोस्तों? तो यह है पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पूछा गया है कि भारत NCAP किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? ठीक है, तो NCAP जो है आपका नेशनल करके कुछ इसका फुल फॉर्म होता है, मैं भूल रहा हूँ, और यह सड़क और परिवहन मंत्रालय का पहल है। ठीक है, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय कौन है इसके? नितिन गडकरी जी हैं मिनिस्टर, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी। ये आदमी भले ही मिनिस्टर है, लेकिन पूरे अपने सिद्धांतों पे चलता है ना। हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना है भाई, मतलब ये पॉलिटिक्स गिरी नहीं करता है। अच्छा लगता है आदमी, जो बोलता है वो करके दिखाता है। चलिए, और इनके ही दोस्त हैं श्रीकांत जिचकर, जो भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। श्रीकांत जिचकर, अगर आप नहीं जानते श्रीकांत जिचकर के बारे में तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे थे। श्रीकांत जिचकर, भारत के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति श्रीकांत जिचकर। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग सर्च मारे, यही सब आपको सर्च मार के मोबाइल में देखना है। शॉर्ट्स वगैरह फालतू में मत टाइम बर्बाद कीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा, और क्या करेंगे। अगला है, किस भारतीय राज्य ने छात्रों से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं को खरीदने के लिए बाय बैंक योजना की घोषणा की है? ठीक है, तो बाय बैंक योजना जो है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि PM स्वनिधि योजना के लाभार्थी कौन है? ठीक है, तो PM स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं ये हैं आपका स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर किसको बोलते हैं? तो PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडरों को दिया गया है, मतलब कि सड़क में जो फुटपाथ लगाते हैं उनको। ठीक है, सड़क में फुटपाथ वेंडरों को स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने बुनकरों को लाभान्वित करने के लिए नेत्रा बीमा योजना शुरू किया है? तो किस राज्य ने? राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना स्टेट। ठीक है, और यहाँ के जो CM हैं, सॉरी आंध्र प्रदेश का CM सबसे अमीर हैं। नेक्स्ट है हमारा, मिशन भूमि मित्र किस राज्य की पहल है? मिशन भूमि पुत्र, सॉरी मैंने मित्र बोल दिया। मिशन भूमि पुत्र जो है किस राज्य की पहल है? तो यह जो है असम राज्य की पहल है। असम, माँ कामाख्यात मंदिर यहीं पे है। ठीक है, और असम के CM कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम का ये क्या बोलते हैं उसको? असम का उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम का सबसे बड़ा शहर है, सब कोई सुने ही होंगे लगभग। IIT गुवाहाटी भी है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित, ठीक है, यह किस राज्य में चलाया गया है? तो दोस्तों गोवा राज्य में चलाया गया है। गोवा के CM है प्रमोद सावंत, और यहाँ की कैपिटल कहाँ है गोवा का? पणजी। गोवा में मात्र 2 जिला है,
और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली जो ग्रीन हाउस गैस है इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन गैस। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, फुल फॉर्म बोलता हूँ, सूत्र, केमिकल सूत्र। तो CH4 होता है मीथेन का केमिकल सूत्र। नेक्स्ट है हमारा, पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो पशुपालन के साथ साथ खेती को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। आप पशुपालन भी कर रहे हैं, जैसे बकरियाँ भी पाल रहे हैं, ठीक है, गाय भी पाल रहे हैं, और सूअर पाल सकते हैं तो सूअर भी पाल लीजिए। ठीक है। सूअर का मतलब ये नहीं कि खाली हम लोग यार मतलब वही सब। ठीक है। सूअर का मतलब आप उसको चारा भूसा भी खिलाइए। ठीक है। तो मिश्रित खेती भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ठीक है। इसको हम लोग झंडा दिवस भी बोल सकते हैं। तो 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस या झंडा दिवस मनाते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक नागरिक शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? ठीक है। तो वैश्विक नागरिक शिक्षा के रूप में क्या समझा जा सकता है? तो देखिए, यह जो है दुनिया को समझने और संस्कृतियों और लोगों के साथ जुड़ने, संबंध बनाने, साझा करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक नागरिक शिक्षा आज क्यों प्रासंगिक है? वैश्विक नागरिक शिक्षा दोस्तों आज प्रासंगिक है क्योंकि समकालीन विश्व जो है, हमारा जो वर्तमान विश्व है, समकालीन मतलब वर्तमान चुनौतियों के आलोक में वैश्विक नागरिकों की आवश्यकता है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यही हमारा लास्ट है, उसके बाद मैं भी जाऊंगा थोड़ा तेरा मंदिर। चलिए, क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? ये पूछा गया है दोस्तों। ठीक है। तो नहीं, वैश्विक नागरिक शिक्षा के लिए जो है हमेशा स्थानीय संदर्भों में अनुकूल। एक मिनट यार, हम कहाँ पे, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्या वैश्विक नागरिकता शिक्षा के लिए एक ही मॉडल है? ठीक है। तो पूछा गया है, पहला ऑप्शन है हाँ, सभी देशों को उस मॉडल का पालन करना चाहिए। अभी तक नहीं, केवल एक मॉडल के लिए चर्चा हो रही है। नहीं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा हमेशा स्थानीय संदर्भों को अनुकूल होती है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, सभी देशों को उस मॉडल का पालन करना चाहिए। ठीक है। ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे गलत आंसर दिया है, इसलिए मैं इसको रोक दिया, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ? ठीक है। तो वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण सबसे कम लाभ हुआ कृषि के क्षेत्र में। बाकी इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा लाभ हो गया, सर्विस एरिया में बहुत ज़्यादा लाभ हो गया। ठीक है। मध्यम क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा लाभ हो गया आपका। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग कल से शुरू करेंगे। कल से नहीं यार, आज से शुरू करूँगा, बस थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग भी आराम से लिखिए, नोट्स बनाइए और क्या कीजिएगा, आज भर का टाइम है, पढ़ लीजिए। बाकी NPU वालों, अभी आपका टाइम है NPU वालों, तो NPU वालों को भी ध्यान देना है। NPU को विशेष रूप से अभी कुछ टाइम 3 घंटा आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। 3 घंटा में इंग्लिश और ये पढ़ लीजिए, क्या बोलते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप। 3 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा इंग्लिश, 1.5 घंटा ग्लोबल सिटीजनशिप, और 3 घंटा आप जो है मैथ पढ़िए अभी। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में PDF दे रहा हूँ, वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और हमें अर्थ को सेव करना है। ठीक है। थैंक्स, बाय।